सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। तो सोशोलॉजी समाजशास्त्र का आपका ये पेपर है, 2024 का पेपर है। और यहाँ पे मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और क्या पैटर्न है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो मैं आपको बता दूं, पेपर कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कोड होगा और यहाँ पे इसकी सीरीज होगी। यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक डाल लेंगे, यानी कि रोल नंबर डालेंगे। ठीक है। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित प्रश्न 19 हैं और प्रश्न पत्र कितने हैं भाई, 35 क्वेश्चन होंगे आपके। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखेंगे, यानी कि आपकी जो आंसर शीट होगी उसमें आप इस क्वेश्चन पेपर कोड को जरूर लिख दीजिएगा। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है, यानी 15 मिनट सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वा 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 से 10:30 तक का क्या करना है, आपको प्रश्न पत्र को रीड करेंगे। इस अवधि के दौरान आप उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। तो समाजशास्त्र, सोशोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य निर्देश क्या है क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड क, ख, ग तथा घ में। इस प्रश्न पत्र में कुल 35 प्रश्न है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड का में प्रश्न संख्या 1 से 16 है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी 16 आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न के आधार पर सिर्फ एक ही उत्तर हो सकता है। खंड ख में प्रश्न संख्या 17 से 25 हैं, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी ख जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 30 शब्दों में देना है और प्रश्नों का उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है। खंड ग में प्रश्न संख्या 26 से 32 हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। खंड घ में क्या है बच्चों कि प्रश्न संख्या 33 से 35 हैं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। फिर रेखा चित्र की सहायता से प्रश्न संख्या 33 का उत्तर दीजिए और दिए गए अनुच्छेद की सहायता से प्रश्न संख्या 34 का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। क्या है, पूंजीवाद को प्रारंभ से ही इसकी गतिशीलता, वृद्धि की संभावनाएं, प्रसार, नवीनीकरण तथा तकनीकी और श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना गया है। ये आपका अभिकथन है। कारण क्या कहता है कि पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें बाजार व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने पर जोर दिया जाता है। तो बिल्कुल अभिकथन जो कहा गया है उसका कारण पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि अभिकथन ए, कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है संस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव हैं, इसका प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें देखा जा सकता है। तो क्या केवल भाषा में, केवल साहित्य में, केवल नाटक में, भाषा, साहित्य और नाटक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाषा, साहित्य और नाटक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं पे जोर देंगे, हमें वो कथन चूज करना है जो सही नहीं है। एक्चुअली में बच्चे करते क्या है कि इस नहीं वर्ड को नहीं पढ़ते हैं और इसमें आपको सही कथन लगता है उस पर टिक मार देते हैं। तो आपको वो कथन पता करना है जो नहीं है, उस पर टिक मारेंगे। तो पहला ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। तो बिल्कुल ये कथन सही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी, ये भी बात सही है। तीसरा सी है, हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में चली। तो सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ना होके कहाँ पे था भाई, ये हरियाणा राज्य में था। ठीक है, हरियाणा में था। तो सी वाला गलत हो गया और सी वाला जो गलत है वो कथन गलत ही हमें पता करना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी आंदोलन की विशेषताएं हैं। पहचान की राजनीति, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन,
सांस्कृतिक चिंताएं, सामाजिक असमानता। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी आंदोलन की विशेषताएं हैं? तो पहचान की राजनीति भी है, प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन भी है, सांस्कृतिक चिंताएं भी है और सामाजिक असमानता भी है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगला प्रश्न है 19वां, कोविड-19 महामारी के कारण सैकड़ों और हजारों कर्मचारियों ने घर से काम किया। निम्नलिखित में से कौन घर से काम करने की अनुमति दे सकता है? ये आपको बताना है। तो क्या आईटी सेक्टर दे सकता है, बड़ी बीड़ी उद्योग दे सकता है, मारुति उद्योग, सभी सरकारी कंपनियां? तो इसका हमें उत्तर बताना है भाई। तो आईटी सेक्टर तो दे सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो होगा, लेकिन पहला ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है। दूसरा है मारुति उद्योग। मारुति उद्योग आप घर पे बैठ कर नहीं दे कर इस वर्क फ्रॉम होम पे काम नहीं हो सकता। सभी सरकारी कंपनियां भी नहीं हो सकता वर्क फ्रॉम होम। बीड़ी उद्योग हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठा प्रश्न कहता है ऐतिहासिक तौर पर संपूर्ण विश्व में यह पाया गया है कि अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। निम्नलिखित में से किन कारकों ने इसे संभव बनाया है? संपूर्ण विश्व में यह पाया गया कि अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। निम्नलिखित में से किन कारकों ने इसे संभव बनाया है? तो पहला है महिलाएं जीवन चक्र के दूसरे छोर पर पुरुषों से अधिक जीवित रहती हैं। शिशु अवस्था में लड़कियां लड़कों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। बेटे की प्राथमिकता देने वाले लिंग आधारित परिवार, लिंग तटस्थ व्यवहार। तो देखिए, अगर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके लिए कारण क्या हो सकता है कि महिलाएं जीवन चक्र के दूसरे छोर पर पुरुषों से अधिक जीवित रहती हैं। ये बात देखी गई है कि महिलाओं का जीवन चक्र थोड़ा ज़्यादा लंबी अवधि के लिए होता है और पुरुषों का जीवन चक्र कम अवधि के लिए होता है। पुरुष जल्दी मरते हैं, तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण कह रहा है कि शिशु अवस्था में लड़कियां लड़कों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, तो ये भी इसका उत्तर कारण बन सकता है। तो छठे का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न सातवां है उपनिवेशवाद ने जाति संस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस कथन से संबंधित सही कथन चुनिए। तो क्या है भाई? 1903 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में जनगणना कराई गई। इस जनगणना में जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में कोई जानकारी इकट्ठी नहीं हुई। प्रशासन ने पिछड़े वर्ग के कल्याण में भी रुचि ली। 1950 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसने राज्य सरकार द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों तथा जनजातियों की सूचियों या अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान कर दी गई। तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रशासन ने पिछड़े वर्ग के कल्याण में भी रुचि ली। आठवां प्रश्न है अकेले सरकारी कार्यवाही सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित नहीं कर सकती। सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए इसमें और क्या जोड़ने की आवश्यकता है? केवल नागरिक समाज संगठन, केवल साहित्य में योगदान, केवल संचार मीडिया, नागरिक समाज संगठन, साहित्य में योगदान, संचार मीडिया। तो बिल्कुल आठवें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नागरिक समाज संगठन, साहित्य में योगदान और संचार मीडिया। नवा प्रश्न है अभिकथन ए यानी कि असर्शन कह रहा है विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। कारण इसका है कि सांस्कृतिक विविधता कठोर चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती है। तो कारण और कथन को आपको स्पष्ट करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे कारण और कथन तो दोनों सही हैं, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है। विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता, ये भी सही है।
सांस्कृतिक विविधता कठोर चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिकथन तथा कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 10वां प्रश्न है, कभी कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से भी पसंद करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? कभी कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से भी पसंद करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो वो आपको बताना है। तो बिल्कुल शहरों में गुमनामी की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, गुमनामी की ज़िंदगी जी सकते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। नगरीय जीवन में अपरिचितों के संपर्क होता रहता है। नगरीय जीवन में बिल्कुल बहुत सारे अपरिचित आपसे मिलते रहते हैं। तालाबों, वन प्रदेशों और गोचर भूमियों जैसी साझी संपत्ति के संसाधनों में बराबर कमी आती जा रही है, ये भी सही है। सामाजिक रूप से प्रभुत्वशाली ग्रामीण समूहों के अपेक्षाकृत गरीब लोग शहर में जाकर कोई भी काम करने से हिचकिचाते हैं। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि गरीब लोग शहर में आके कोई भी काम कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर नहीं है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे से संबंधित नहीं है? एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये संबंधित हैं। कर्नाटक के वोकलिगा, पंजाब के जाट, तमिलनाडु के खम्मा। तो बिल्कुल तमिलनाडु के खम्बा एक दूसरे से संबंधित नहीं है। 12वां प्रश्न है, अभिकथन ए कह रहा है कि पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। कारण कह रहा है बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना लिया जाता है। तो ये मुझे स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे कथन, अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और अभिकथन तथा कारण दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न यहाँ पे फिर से असर्शन रीजन टाइप का है। अभिकथन क्या कह रहा है कि धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के पृथक्करण ने पश्चिम के सामाजिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ ला दिया है। कारण कह रहा है यह पृथक्करण धर्मनिरपेक्षीकरण या जनजीवन से धर्म के उत्तरोत्तर पीछे हट जाने की प्रक्रिया से संबंधित था, क्योंकि अब धर्म को एक अनिवार्य दायित्व की बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में बदल दिया गया था। तो ये भी अभिकथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न कहता है कि उदारीकरण की नीति के अंतर्गत डैश में भागीदारी होती है, जिसका उद्देश्य अधिक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था बनाना है। तो 14वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, WTO। 15वां क्वेश्चन है 15 नंबर का, अलगाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं, यह कार्य दोहराने और थकाने वाला होता है, लोग अपने कार्य का अंतिम रूप देख पाते हैं, उत्तरजीविता इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती हैं। तो बिल्कुल 15वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोग अपने कार्य का अंतिम रूप देख पाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न है, नए आंदोलनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? तो नए आंदोलनों के लिए वे प्रकृति में वैश्विक हैं, वे केवल वर्ग आधार पर संगठित होते हैं, पहचान की राजनीति, सांस्कृतिक चिंताएं और अभिलाषाएं नए सामाजिक आंदोलनों की रचना करने के लिए आवश्यक तत्व हैं, वे राजनीतिक दलों के दायरे में नहीं हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, सत्य है। फिर खंड खा आता है आपका, अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं यहाँ पे। कृषि के भूमंडलीय करण का एक अन्य तथा अधिक प्रचलित तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस क्षेत्र में कृषि मदों जैसे बीज, कीटनाशक तथा खाद के विक्रेता के रूप में प्रवेश है। पिछले दशक के आसपास से सरकार ने अपने कृषि विकास कार्यक्रमों में कमी की तथा कृषि विस्तार एजेंटों का स्थान
गांव में बीज खाद तक कीटनाशक कंपनियों के एजेंटों ने ले लिया है। उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कृषि कैसे अधिक व्यावसायिक होती जा रही है। फिर अथवा में है, ये प्रश्न दे रखा है और उससे संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे रोजगार और स्वरोजगार संभव करने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है। किन्हीं 2 कार्यक्रमों का नाम बताइए। इन कार्यक्रमों का सकारात्मक परिणाम क्या है। 2 मार्क्स का। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बीच अंतर बताइए। संविदा खेती का समाजशास्त्रीय महत्व, इस कथन के समर्थन में 2 बिंदु लिखिए। खान अधिनियम 1952 की 2 विशेषताएं बताइए। कभी कभी कुछ समाजों का ऋणात्मक समृद्धि दर की स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। ऋणात्मक समृद्धि दर क्या है, इसका अनुभव करने वाले किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। सामुदायिक पहचान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार होगा और इसके साथ ऑप्शन में ये प्रश्न है। तो यहाँ पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे खंडगा में 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। और 4 मार्क्स के बाद आपका सेक्शन सी नहीं, हाँ, घा आता है, खंड घा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग से प्रश्न दे रखा है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है, ये घा ही चल रहा है और फिर उसके बाद ये पेपर पूरा आपका ख़त्म। तो इस प्रकार ये पूरा पेपर है। यहाँ पे सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार आपका पेपर एग्ज़ाम में आने वाला है।